तो ये आपका पार्ट 2 होने वाला है केजीएस का। कौन सा सेट नंबर था ये? सेट नंबर कितना था केजीएस का ये? 5। ठीक है। 5 का मतलब कौन सा? पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 को ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। 75 तक का जो क्वेश्चन जो है पार्ट 1 में डिस्कस किया गया है। ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 76 से लेके 150 तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आपके पास जो रहा क्वेश्चन जो है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या देख रहे हो क्वेश्चन? बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों ने मुख्य रूप से किस वर्ग को आकर्षित किया? तो किस वर्ग को आकर्षित किया इसके बताइए? अंदर प्रश्नों का 1, 2 उभरता और हुआ 4। मध्यम वर्ग, या फिर बात करेंगे पश्चिमी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, या फिर गरीब साधारण वर्ग, या फिर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा? उदारवादी राजकुमार। ठीक है। बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है। तो पहला बात करेंगे तो उभरता हुआ मध्यम वर्ग को भी प्रभावित किया। उसके बाद बात करेंगे तो पश्चिमी शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग को भी प्रभावित किया। और साथ में बात करेंगे उदारवादी राजकुमार को भी मतलब प्रभावित किया। उदारवादी राजकुमार कहने का मतलब लिबरल प्रिंसेस। ठीक है। इनको भी मतलब क्या किया? प्रभावित किया। ठीक है। तो क्या होता है 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो भारत के प्रमुख समुदायों पर अपना क्या डालता है? असर डालता है, जिसमें उभरता हुआ मध्यम वर्ग को इफेक्ट करता है। पश्चिमी शिक्षा के जो समर्थक थे, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको भी प्रभावित करता है। और उदारवादी राजकुमार को भी प्रभावित करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है। बुद्धि, वैज्ञानिक सोच और अन्य विचार को आधुनिकीकरण का आधार इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में थे। सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही उत्तर है बताना है। ठीक है। तो दोनों के दोनों सही उत्तर है। और साथ में बात करेंगे तो व्याख्या भी सही है। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? भारत का आधुनिकीकरण होता है, बिल्कुल होता है। अब बुद्धि, वैज्ञानिक सोच और अन्य विचार जो आधुनिकीकरण का आधार है, इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में थे, बिल्कुल ये भी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था केशव चंद्र सेन से संबंधित है? केशव चंद्र सेन से कौन सी संस्था संबंधित है? ठीक है। तो ध्यान में रखें केसर क्या नाम था? केशव चंद्र सेन। इनसे कौन सी संस्था संबंधित है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स और साथ में भारतीय सुधार संघ। ठीक है। ये दोनों के दोनों की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन से संबंधित है। ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करेंगे तो यह राजा राम मोहन राय से संबंधित है। किनसे? राजा राजा राम मोहन रॉय से संबंधित है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्योंकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1921 में की गई थी, इसमें विलियम एडम और राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। बाकी टेबर टेबर नेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की बात करेंगे। ये क्या था? एक चर्च था। ठीक है। 19वीं शताब्दी में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित चर्च ऑफ द न्यू डिस्पेंसन एक धार्मिक आंदोलन था, जिसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और अन्य धार्मिक परंपराओं के तत्व शामिल थे। ठीक है। तो ये किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है। उसके भारतीय सुधार समिति की बात करेंगे। ठीक है। तो यह भी केशव चंद्र सेन के द्वारा ही मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन को जरा आप लोग ध्यान दीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन में प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। इसमें आत्माराम पांडुरंग थे और साथ में केशव चंद्र सेन भी थे। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट की बात, एमजी रैनाडे 1870 में इस समाज से जुड़ गए। तो बिल्कुल रैनाडे साहब प्रार्थना समाज से कुछ वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद 1870 में जुड़े थे। ये भी सही है। इस संगठन की रुचि धर्म में कम और सामाजिक सुधारों में अधिक थी। बिल्कुल ये भी आपका सही है। दोनों तीनों के तीनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग को आता ही होगा। हाँ, ये रनाडे साहब जो थे जस्टिस थे। क्या थे ये? जस्टिस थे। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, हेनरी विवियन डेराजुआ यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की। बिल्कुल की किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन बंगाली स्वतंत्र विचारकों का एक समूह था, जिसका उत्कर्ष कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से जुड़ा हुआ था। उन्हें डिरोजियन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम हिंदू कॉलेज में उनके शिक्षक हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के नाम पर रखा गया था। ठीक है।
डिराजियो ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का भी समर्थन किया था, बिल्कुल ये ठीक है। डिराजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रपति कभी माना जाता, तो ये भी आपका ठीक है। सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। हेनरी हेनरी विवियन डिराजियो, बिल्कुल सारे ही सारे कथन है सही है, मतलब गलत की पूछना तो कोई भी आपका गलत नहीं। कि हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। वह साप्ताहिक प्रभाकर में लोक हितवादी के नाम से लिखते थे, बिल्कुल इसीलिए इनको लोक हितवादी के नाम से लिखते थे। इनका टाइटल ही मतलब लोक हितवादी बन गया, ठीक है। इसी नाम से मतलब क्या होते हैं, लोक हितवादी के नाम से लिखा करते थे ना, इसलिए लोक हितवादी के नाम से ही आगे चल के लोकप्रिय भी हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, तो बिल्कुल ठीक है। ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी जैसी पत्रिकाओं का, ठीक है, स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। किसी प्रकार की कोई गलती आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले 1907 में सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो गलत है। 1907 नहीं होगा, क्या होगा, 1905 होगा। क्या होगा 1907 की जगह पे, क्या होगा 1907 की जगह पे, क्या होगा 1905 होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा तो की गई थी, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, लेकिन इसकी स्थापना 1907 में न होकर कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और श्रीनिवास शास्त्री पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, और उन्हीं से प्रेरित होके 1900 वो क्या होता है इसमें शामिल हो जाते हैं। जब शामिल हो गए तो उस 1915 में मतलब क्या थे, इनके अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो श्रीनिवास शास्त्री का भी संबंध सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी से था, और 1915 में, ठीक है, श्रीनिवास शास्त्री इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है, सूरत में की थी। तो देखिए कहानी की बात करेंगे तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे एकदम हालात बदल दिया है, ठीक है। सूरत की जगह पे क्या होगा, क्या होगा, बम्बई में की थी। कहाँ पे की थी, बम्बई में की थी, तो पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। आर्य समाज के अनुसार वेद ज्ञान के अंतिम स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आर्य समाज वेद को अचूक मानती थी, क्या मानती थी, वेद को अचूक मानती थी, इसलिए इन्होंने नारा क्या दिया, बैक टू वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लिए कौन सा था, इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाया था, ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है, ठीक है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन की बात करेंगे तो हेनरी विवियन डिराजियो, बिल्कुल ठीक है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा की बात करेंगे तो ज्योतिबा फुले नहीं होंगे, क्या होंगे, अंबेडकर जी होंगे, क्या होंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ध्यान में रखेंगे, ठीक, अंबेडकर महोदय हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे तो कर्नल ऑलपोर्ट थे, बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन की बात करेंगे, सर सैयद अहमद खान जो कि अंग्रेजों के बहुत बड़े चमचा थे, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये गलत है, ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान फरमाए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आपको याद करना पड़ेगा किसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मुझे भी सारा याद नहीं, लेकिन मुझे दो बिल्कुल याद है। जैसे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे तो इसका, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और एक और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा 1876 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन लीग की स्थापना कहेंगे तो ठीक उससे एक साल पहले हुआ था, 1875 में हुआ था, ठीक है। अब बॉम्बे कोरिन्कल की स्थापना कब हुआ था, बताइए, बॉम्बे कोरिन्कल की स्थापना कब हुआ था, बॉम्बे सॉरी बॉम्बे कोरिन्कल में क्या पढ़ रहा हूँ, बॉम्बे एसोसिएशन है, ठीक है, इसकी स्थापना 1852 लिखा हुआ है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और एक जो आपका कौन बन गया, ठीक है, मद्रास महाजन सभा, ये मद्रास में हुआ था, इसकी स्थापना 1884 में हुआ था, ठीक है। वो जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी ने 1884 में मद्रास में महाजन सभा की स्थापना की थी, ठीक है। इसमें बी राघवाचारी साहब भी शामिल थे, जो कि आगे चल के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, ठीक है। इंडियन लीग के संस्थापक का नाम मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने किया था, किसने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। मैं लिख भी दे रहा हूँ, जरा आप लोग इसको ध्यान फरमाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है।
इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू और बी रघुवा, सॉरी, इंडियन एसोसिएशन की बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है। अब मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और बी रघुवाचार्य ने 1884 में। बॉम्बे एसोसिएशन कम पॉपुलर है, लेकिन इनका जो फाउंडर जो थे उनका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ। जगन्नाथ शंकर सेठ जो थे इनके फाउंडर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी भी इसके सदस्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो अब मिला लीजिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा 1 नंबर, 1 के बाद होगा 4 नंबर, 4 के बाद 3, उसके बाद 2, 1 4 3 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। मिलान करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करेंगे द्वारकानाथ टैगोर जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर के पप्पा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये मुख्यतः ये संस्था जो थी जमींदारों की हित की बात करती थी, ठीक है। तो जमींदारों के हित के लिए बनाई गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। कब बनी थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा 1838 में, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करेंगे तो विलियम एडम्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम्स एडम जो थे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। अब आते इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो आनंद मोहन बोस, ठीक है, भारतीय समाज कह लीजिए, अगर हिंदी दिया रहेगा तो इसका भारतीय समाज होता है इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस। अब आते इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो एस एन बनर्जी साहब जो होंगे इंडियन एसोसिएशन के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो मिलान कर लेना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अब आते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान प्रेस और पत्रकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। तो जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने 1880 में, ठीक है, कलकत्ता में जनरल एडवर्टाइजर समाचार पत्र की शुरुआत किया। बिल्कुल ठीक है, 80 में तो किया था, लेकिन बंगाल बेचारा का गजट अखबार, में हाँ ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की जो था, बंगाल हाँ गजट स्टार्ट किया था हाँ और पहला बिल्कुल ठीक है। समाचार पत्र ही स्टार्ट किया था। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, बूझ गए हम, ठीक है, लेकिन इसको भी बंगाल गजट को ही जनरल एडवर्टाइजर के नाम से इसको कलकत्ता में जाना जाता था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये कलकत्ता में, ठीक है, जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जो समाचार पत्र की जो शुरू की थी तो बंगाल गजट का ही नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब पहला समाचार पत्र शुरुआत करने की जेम्स अगस्टस सिक्की को ही जाता है। 1880 में द बंगाल गजट शुरू किया और इसे ही मतलब जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता। बंगाल गजट का ही दूसरा नाम था, ठीक है। और ये जो राष्ट्रवादियों के अखबार थे ये तो था ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों को छापता था, इसीलिए सरकार की आलोचना करने की वजह से 1780 के ये बाद भी दो बंद करना साल के पड़ा बाद था। 1782 में इसको बंद करना पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को 1782 में सरकार की मुख्य आलोचना के कारण बंद करना पड़ा। तो बिल्कुल बंद करना पड़ा, ठीक है। ये कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर को ही बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइसेंसिंग विनियमन 1823 के कारण राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार को प्रकाशन बंद करना पड़ा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या तीसरा वाला ऑप्शन सही है क्या? ठीक है, तीसरा वाला सही है क्या, बताइए। यस, सही है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, ये भी आपका सही है, ठीक है। लाइसेंसिंग विनियम 1823 में एक अधिनियम आया था जिसमें किसी भी, ठीक है, किसी भी प्रकाशन को खोलने के लिए, ठीक है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, नहीं लेने पे बंद करना पड़ता था, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप आगे चल के राजा राम मोहन राय के मिरातुल अखबार को प्रकाशन को मजबूर होकर मतलब क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा, ठीक है। तो कब बंद हो गया? तो 1823 में बंद हो गया था, ठीक है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, सही है क्या? बिल्कुल सही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे 1866, ये भी सही है, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की बात करेंगे तो 1870, ये भी सही है, ठीक है। और बंग भाषा प्रकाशन सभा की बात करें तो ये गलत है, ये कब होगा? तो 1836 होगा। कब होगा? 1836 में होगा, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करेंगे, ठीक है। आप देखोगे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी चाहो तो आप इसको गलत कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी स्थापना तो 1867 में ही हो गई थी, ठीक है। 1867 में इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन 1870 में इसको बढ़ावा तब मिला जब इसे, ठीक है, और भी कुछ लोग जो थे जुड़ गए थे, ठीक है। 1800 पुनः सार्वजनिक सभा के मूल रूप से स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे और अन्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 70 में इसको एक्सटेंशन किया गया था, ठीक है। आप पूना सार्वजनिक सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी।
और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, और किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करेंगे तो जमींदारों के हित की बात करती थी, कलकत्ता में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बंग भाषा प्रकाशन गलत है, राजा राम मोहन और उनके सहयोगी के द्वारा 1836 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में फिरोज शाह मेहता ने किया। तो अभी जस्ट बता रहा हूँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना की बात की किसने किया था बताइए? महादेव गोविंद रानडे। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोविंद नानाडे साहब ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो गलत हो जाएगा। गणेश वासुदेव जोशी पूना सार्वजनिक सभा से संबंधित है, तो बिल्कुल गणेश वासुदेव जोशी की बात करेंगे तो पूना सार्वजनिक सभा से ये संबंधित है, इसमें किसी प्रकार की दोहरा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, दूसरा वाला ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। कांग्रेस के संगठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे सिद्धांत की बात करें, गोखले साहब का नहीं है, लाला लाजपत राय ने बोला था। तो कांग्रेस जो है सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसका सिद्धांत है? लाला साहब का। ठीक है, लाला, ठीक है, लाजपत साथ में राय, LLR। ठीक है, षड्यंत्र का सिद्धांत की बात करेंगे तो आरसी दत्त। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आरसी दत्त जो कि मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने बोला था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बताइए सही है कि गलत है? गलत है, इसका होगा बिपिन चंद्र। किसने दिया था? बिपिन तो चंद्र। तीसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन की बात करें कौन हो जाएगा? तड़ित चालक का सिद्धांत की बात करेंगे तो लाला लाजपत ने नहीं दिया था, किसने दिया था? बिपिन चंद्रा ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो पहला गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? केवल दो, जो कि ऑप्शन नंबर कितने पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, गलत क्या है? तो यहाँ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो सिद्धांत जो था, तड़ित चालन का सिद्धांत जो था, ठीक है, बिपिन चंद्रा ने दिया था। किसने दिया था? तो बिपिन चंद्रा ने तड़ित चालन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्रा, ये भी इतिहासकार है। ठीक है, तो केवल दो की बात करेंगे, आपका सही है। अरे क्या इसको लिंक चाहिए? गजब आदमी है, इसको लिंक क्लास को कैसे देते हैं? चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता उदारवादी समूह से संबंधित है? क्या दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे? फिरोज शाह मेहता उदारवादी थे? दिनसा वाचा उदारवादी थे? WC बनर्जी उदारवादी थे? और SN बनर्जी उदारवादी थे? तो सारे ही क्या थे? उदारवादी थे। ये सारे के यस सारे बोले नेता जो थे। आप देख रहे हो, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी, SN बनर्जी, सबके सब की बात करेंगे, सबके सब मतलब क्या थे? उदारवादी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सबके सब जो थे आपको उदारवादी नेता थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इनका काफी महत्वपूर्ण रोल रहा था, और कब से कब तक कांग्रेस के पॉलिटिक्स में ये शामिल थे, तो ध्यान में रखना है, कब से कब तक कांग्रेस के पॉलिटिक्स में शामिल थे। तो आपको ये 1885 जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और 1905 तक उदारवादियों का चरण था। ठीक है, 1905 से लेकर आप देखोगे, जब बंगाल विभाजन जब होती है 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया जाता है, और 1920 तक ये उग्रवाद का चरण आपको देखने को मिलेगा। फिर 1920 से लेकर फिर वो सूरत 1948 तक है। की बात करेंगे। ठीक है, गांधीवादी। ठीक है, कोई सूरत एक्सप्लिट नहीं होगा, 1905 बोल दिया तो इसी को ध्यान में रखिए। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। सूरत एक्सप्लिट से 1905 में उग्रवादी एक्टिव नहीं हो गए थे। ठीक है, बंगाल विभाजन माना जाता है, स्वदेशी मूवमेंट को माना जाता है। ठीक है, सूरत स्प्लिट नहीं होगा। सूरत स्प्लिट में उग्रवादी का कुछ चला ही नहीं था, उग्रवादियों ने अपना पावर दिखाया था। अगर सूरत स्प्लिट अगर इसका आंसर मानेंगे तो क्या उग्रवादी को रहता? सर वो नहीं, क्या? हम बोल रहे थे हम्म
ये 1916 तक चलता है ना उग्रवादी का चरण, जो वहां पे वो एक हो जाता है नहीं, ठीक है, वैसे कह 1916 सकते हैं, में। वैसा कोई फिक्स डेट नहीं है, ऐसे यहीं से यहीं तक चलेगा। मतलब बोला एक आदमी ने कैटेगरी बना लिया से अपना, ठीक है। गांधी जी का जो असहयोग मूवमेंट जब शुरू होता है, क्या असहयोग के दौरान हिंसा नहीं हुई थी? उग्रवाद असहयोग के दौरान नहीं था। थोड़ा सा शांत गांधी जी के आने से होगा। फिर 22 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो फिर उग्रवाद का चलन प्रारंभ नहीं हुआ। तो ये नहीं कह सकता, कम बेस हो सकता था, लेकिन 1905 के बाद जो बंगाल विभाजन के बाद उग्रवाद का चरण जो प्रारंभ हुआ, और इसमें भी कई लोग थे। अब तिलक वगैरह तो चूंकि एक्सट्रीम एक्सट्रीम उग्रवाद की बात नहीं करते थे, वो नहीं कहते थे बम फेंक दो या फिर किसी की हत्या कर दो। तो सरकार की निंदा करते थे, उदारवादियों की नीति से समर्थन नहीं थे। लेकिन आगे चल के जो मतलब एक एच एस आर ए वाले भी आएंगे। फिर बंगाल में जो था, क्या नाम था उसका, अनुशूलन समिति थी, ये तो बंदूक और पिस्तौल की राजनीति करते थे, वो तो एक्सट्रीम उग्रवाद था। तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वहां पे एक्सट्रीम उग्रवाद की शुरुआत हो जाएगी। वो तो न तो गांधी के विचारधारा से तिलक से भी, मतलब तिलक के विचारधारा से मतलब समझे, तिलक जैसे नेताओं के विचारधारा से कई लेवल आगे था वो लोग बिलीव करते थे बम फेंकने में, ठीक है, हत्या करने में बिलीव करते थे। तो ये सब चीज को वो लोग मानते थे। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आदमी अपने सहूलियत के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से बना लिया। लेकिन मुख्यतः स्वदेशी मूवमेंट जिस समय से शुरुआत होती है, बंगाल का विभाजन होता है, उसी समय से उग्रवाद की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। उससे पहले नहीं हुआ था? 1897 में आप देखोगे तो चापेकर ब्रदर्स की हत्या किया गया था, तो ये भी था। उससे पहले भी बहुत सारे, उससे पहले आप महाराष्ट्र में जाओगे तो रामोसी मूवमेंट चला था, वो भी उग्रवाद से प्रभावित था, ठीक है। तो बहुत सारा था, लेकिन मुख्यतः स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। अब वो कांग्रेस का भले ही वो जुड़ गया था, लेकिन उससे भी बहुत सारे नेता नाराज ही थे, ठीक है। वहां पे जो हुआ था वो एक पॉलिटिक्स था। और लखनऊ सेशन 1916 वाला, मैं ऐसा नहीं कि 1900 लखनऊ सेशन वहां पे उग्रवाद का मिल गया। तो उग्रवाद में भले तिलक जैसे नेता मिल गए थे, लेकिन उस समय तक उग्रवाद का एक दूसरा चरण भी शुरू हो चुका था, जो कि तिलक जैसे नेताओं के विचार से काफी ऊपर का, उनका अपना एक अलग ही थ्योरी था। क्योंकि तिलक जी के थ्योरी से भी या फिर उग्रवाद के किसी नेताओं के थ्योरी से उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तिलक ने कभी भी नहीं बंदूक या फिर बॉम्ब की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी भी नहीं किया था, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। आगे पढ़िए। चरमपंथी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए। यह प्रत्यक्ष कार्रवाई ये प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई में विश्वास करता था। यह विचारधारा केवल बंगाल में ही फली फूली। बताना कौन सा? तो ये विचारधारा की बात करें, चरमपंथी विचारधारा बंगाल में ही नहीं, केवल बंगाल में तो फली फूली, महाराष्ट्र में भी था, पंजाब में भी था, हर जगह से थे। पंजाब की बात करेंगे, लाला लाजपत राय पंजाब से आते थे। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो नेता में कौन थे? तिलक साहब आते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल बंगाल में नहीं फैली, महाराष्ट्र में भी था, बंगाल में भी था, पंजाब में भी था, विभिन्न जगह पे था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपुलकर थे, बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे। अब जाओ बंगाल में जाओगे तो वहाँ पे राजनारायण बोस थे, अश्वनी कुमार दत्त थे, ए के दत्ता, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया अदा किया था। अरविंद घोष थे, बिपिन चंद्र पॉल थे, ये सब बंगाल से आते थे। तो केवल बंगाल कहना गलत नहीं होगा। उस समय राष्ट्रवादी विचारधारा के बिहार भारत में तीन केंद्र थे मुख्यतः। बंगाल, शुरुआत बंगाल से हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र, साथ में पंजाब, ठीक है। ये क्रांतिकारी विचारधारा के ये प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। पहला सही है, ये सही है। बाकी तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो सही पूछ रहा है ना, तो 1 और 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए। बंगाल के विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है? विचार करना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय दिसंबर 1903 में लिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया, दूसरी बात है। लेकिन निर्णय की बात करेंगे तो 1903 में ही दिसंबर, हालांकि दिसंबर 1903 में यह निर्णय ले लिया गया था, ठीक है। और इसमें लिया गया था, क्या निर्णय लिया गया था? बोला गया था बंगाल की बात करेंगे उसकी राजधानी कलकत्ता होगी, जबकि पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया जाएगा? किसे बनाया जाएगा? ढाका को, ठीक है। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया जाएगा, और जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी की बात की किसे बनाया जाएगा? कलकत्ता को बनाया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत क्या बातें रखी गई थी? सिर्फ पश्चिमी बंगाल जो होगा ना, उसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल होगा। अब पूर्वी बंगाल को, और उसमें कौन? असम शामिल होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। और उसकी राजधानी ढाका को बना देंगे थे। दिसंबर 1903 में निर्णय ले लिया गया था।
सरकार ने जुलाई 1905 को, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की। ये भी ठीक है, जुलाई 1905 में घोषणा की गई थी। और जब जुलाई 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो कलकत्ता के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक सभा में, ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की। विरोध होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को औपचारिक रूप से बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, इसमें क्या है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट, किसी प्रकार की कोई गलती आपको इसमें, कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। डेट मीन सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, सेट आपका ग्रुप में दिया हुआ है, इस सेट को समाप्त करेंगे, फिर आगे जो सेट जो बनाना होगा वो भी आपको ग्रुप में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग हमें पूछ लीजिएगा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इस दौरान उन्होंने जनता को बोला से हम लोग क्या करेंगे, एकता का परिचय देंगे, उपवास रखे जाएंगे, लोग पैदल चले, ठीक है, विरोध जताने के लिए। और 1905 में आप देखोगे तो इन्हीं के कहने पे रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया गया। किसका त्योहार मनाया गया, तो रक्षाबंधन का, ध्यान रखेंगे, त्योहार भी जो था मनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लोग गंगा में स्नान किए थे, नंगे पांव जुलूस निकाला, ठीक है, लोग पैदल चले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया, और एकता का परिचय देने के लिए लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे, गला तक मिल रहे थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारधारा आरंभिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कट्टरपंथी विचारधाराओं का सर्वोत्तम वर्णन करती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो आयातित वस्तुओं के बजाय, ठीक है, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देना ताकि उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सर्वोत्तम वर्णन क्या करती है, तो याचिकाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बजाय हिंसक उपायों का उपयोग करके स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, उदारवादी किस प्रकार से मतलब स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे, पहला तो स्वशासन उनका प्राप्त करना उनका लक्ष्य ही नहीं था, याचिकाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। जबकि ये जो थे कट्टरपंथी की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट जो थे, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे हिंसक उपायों का मतलब क्या करना, सहारा लेना। तो यही वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन जो थी दक्षिण भारत में भी चली थी, वहां पे इसका नाम बदल कर क्या हो गया था पता है, क्या हो गया था इसका नाम, वंदे मातरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत में, ठीक है, वंदे मातरम के नाम से ये जानी जाती थी। ठीक है, बीओ चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम का गठन किया। ठीक है, ये बीजी तिलक ने घोषणा की राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बीजी तिलक का नहीं, किनका स्टेटमेंट है ये, ठीक है, अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है, तो अरविंद, ठीक है, घोष का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवनदायिनी है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है, तो श्री अरविंदो कह लीजिए या फिर अरविंद घोष कह लीजिए, उनका स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो कथन नंबर केवल एक सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आया। ठीक है, तो शासकीय गोपनीयता अधिनियम की बात करेंगे तो ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में नहीं आया था, ये आपका किसके शासनकाल में आया था, तो आपको कर्जन के शासनकाल में आया था। कर्जन के शासनकाल सुधारों का काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा सुधार भी हुई थी। पुलिस आयोग बनाया गया था, सिंचाई आयोग बनाया गया, रेलवे के लिए रॉबर्टसन के रेलवे के लिए एक अलग से क्या बोलते हैं बोर्ड बना दिया गया था रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन कर्जन जो था बहुत ही ज्यादा मतलब था एक साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी प्रकृति का व्यक्ति था। ठीक है, इसलिए गोपनीयता अधिनियम जो इसने पास किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इसी के शासन में काल में आया, कलकत्ता नगम निगम अधिनियम भी इसी के शासन काल में आया, और सबसे प्रमुख काम जो किया इसने बंगाल के विभाजन किया। बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रास बिहारी घोष थे, अरविंदो घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अरविंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, पहला प्रिंसिपल में रास बिहारी घोष नहीं होंगे, कौन होंगे, तो अरविंद घोष होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। बाद में सर सुभाष चंद्र बोस इसका प्रिंसिपल बनता है ना। हाँ, इसका प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस भी आई थिंक होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो थे रास बिहारी घोष की बात करेंगे तो इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना, पहले अध्यक्ष की बात करेंगे कौन थे, तो ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो क्या नाम है इसका यार, रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष वही है जो कि 1907 में जब कांग्रेस की स्प्लिट होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कौन से सेशन में, तो सूरत सेशन में, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कौन सा कथन सही है, तो दोनों गलत हो गए ना। तो डफरिन की जगह पे यहाँ पे करजन होगा, यहाँ पे तो उल्टा सीधा कर दिया है, तो कौन सा कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन 15 अगस्त 1906 को हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1906 को हुआ था, ठीक है। सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1895 में भागवत, ठीक है, भागवत चतुष्पदनी की रचना की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है। सतीश चंद्र मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उनका अखबार डॉन जो 1897 से प्रचलन में था, ठीक है। तो डॉन अखबार किनका था, तो सतीश चंद्र मुखर्जी का कौन था, डॉन अखबार था, ठीक है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। उद्योग और शिक्षा में स्व सहायता की वकालत करने में सहायक थे मुखर्जी। राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आंदोलन के अग्रणी थे। उन्होंने 1895 में भागवत चतुष्पदी की स्थापना की थी। क्या नाम था इनका, सतीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते थे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। अब आगे देखोगे तो इसका कौन सा, तो इसका दोनों को दोनों ऑप्शन की बात करेंगे, तो बहुत स्टेटमेंट आर क्या है इसका करेक्ट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलना है, आप देखोगे 98 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जिनको पीसी रॉय के नाम से भी जानते थे, 1893 में बंगाल में केमिकल्स प्लांट की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है, केमिकल्स प्लांट की स्थापना करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। पीसी प्रफुल्ल चंद्र रॉय इनका नाम था। स्वदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की, बिल्कुल स्वदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी अवधि के दौरान आप देखोगे स्वदेश गीतम की रचना सुब्रमण्यम भारती ने की थी। तो अमार सोनार बंगला की बात करेंगे तो इसी समय टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था, जो आगे चल के बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उसका राष्ट्रीय गीत भी बन गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट की बात, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पहली बार नंदलाल बोस को दिया गया था, बिल्कुल वही नंदलाल बोस जिन्होंने संविधान पे, ठीक है, अपने हाथों से मतलब क्या किया था, इन्होंने चित्र बनाया था, ठीक है। तो नंदलाल बोस को पहली छात्रवृत्ति मिली थी, ये भी आपका सही है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखेंगे। तो सारे ही सारे कथन की बात करें, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधि बहुत अधिक बढ़ने लगती है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड द मोमेंट स्वदेशी मोमेंट, ठीक है। तो क्या होता है ना, ब्रिटिश सरकार बहुत सारा, ठीक है, कानून लेकर आती है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है किसी भी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा को, क्रांतिकारी विचारधारा को दबाया जाए। इसके लिए राजद्रोही सभा निवारण अधिनियम 1907, ठीक है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, ये भी ठीक है, ठीक है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1909 में नहीं आता, 1908 में आता है, ठीक है। और प्रेस को भी मतलब अधिनियम, प्रेस के ऊपर भी रोक लगा दिया जाता है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ये 10 में आया था, ठीक है, तो याद कर लीजिए, राजद्रोही निवारण अधिनियम 1907 में, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम की बात करेंगे तो ये भी 1908 में था, और भारतीय प्रेस अधिनियम की बात करेंगे तो ये आपका 1910 में था, ठीक है। इसमें से जो प्रश्न जो पूछा जाता है, भारतीय प्रेस अधिनियम से प्रश्न पूछा जाता है। बूस्टर वाले क्लास में मैंने इसके बारे में आपको, जब प्रेस का इतिहास पढ़ा रहे थे, तो मैंने आपको बताया भी था, बोला भी था, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रेस अधिनियम को लेकर प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तो शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आगा खान ने किया था, बिल्कुल मुसलमानों का एक समूह जिसका नेतृत्व आगा खान कर रहे थे, शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। अब बोला से हमको भाई साहब, हमको चाहिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि हम है ब्रिटिश सरकार के सच्चे समर्थक। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा, वो बात तो ठीक है, बात कह रहे हो सही, लेकिन ऐसा करो, तुम अकेले अकेले डिमांड करोगे तो बात नहीं चलेगी, तुम पहला एक संगठन बनाओ। तो ये यहाँ से मिलने के बाद, शिमला से मिलने के बाद सीधे लोग पहुंच जाता है ढाका, और ढाका पे जाके गठन करता मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के गठन करने के पीछे भड़काने वाला में कौन सा व्यक्ति शामिल था,
तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है। कौन था? लॉर्ड मिंटो, या फिर मिंटो सेकेंड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। मार्ले का बेचारा का कोई रोल नहीं था, शरीफ आदमी था, भारत सचिव था ये। मार्ले ने यहाँ तक भी कहा था, अभी जो आप इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, तो आप सांप का दांत बो रहे हैं, नाग का बीज, ठीक है, नाग नाग का दांत बो रहे हैं, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, ठीक है। तो मुख्यतः ये दिमाग की उपज की बात की, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, मिंटो के दिमाग की उपज थी, ठीक है। इसलिए मिंटो का, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन क्या बोलते हैं, ठीक है, संप्रदाय मतलब भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ इंडियन कम्युनल, ठीक है, किसको बोलते हैं? तो मिंटो को ही बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस अवधि के दौरान जॉन मार्ले भारत के वायसराय थे, गलत हो गया, मैंने अभी मार्ले कौन थे बेचारे? बेचारे मार्ले जो थे सचिव थे, क्या भारत सचिव थे, न कि भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, ठीक है। सभी भारतीयों को विभिन्न विधान परिषदों में चुनाव लेने की अनुमति थी, तो ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? कथन 3 की बात करेंगे तो कथन 3 की बात करेंगे तो गलत है। कथन 4 की बात करेंगे तो 4 भी जो है सो आपका ध्यान में रखना है, गलत है, ठीक है। तो सही कौन सा है? तो केवल पहला वाला स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही, बाकी सारे ही सारे कथन की बात करेंगे गलत है। कथन 4 क्यों गलत है? ठीक है, तो कथन 4 क्यों गलत? इसमें कितने भारतीय थे? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। एक भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य, ठीक है। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार के हिस्से के रूप में, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति अनिवार्य थी। और सत्येंद्र सिन्हा, ठीक है, या फिर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कहते हैं, इस पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। ये भी पूछेगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को कौन सा आयोग दिया गया, उसको विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सा? विधि सदस्य बनाया गया था, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। सूरत विभाजन के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया जाए, गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गलत है। देखिए, चरमपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन को नागपुर में आयोजित करने की वकालत की थी, जिसके अध्यक्ष तिलक या राजपथ होंगे, ठीक है। देखिए क्या होता था ना, कांग्रेस का जहां पे उसका अधिवेशन को आयोजित किया जाता था, अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से लिया जाता था, ठीक है। इसीलिए चरमपंथी क्या चाहते थे, इसका आयोजन नागपुर में हो जाए। जब नागपुर में जब इसका आयोजन होगा तो क्या होगा, खुद ब खुद अध्यक्ष कहां से आएगा? महाराष्ट्र से आएगा। और जब महाराष्ट्र से जब अध्यक्ष आएगा तो इसके तिलक की बनने की संभावना पूरी तरीके से थी। चरमपंथी चाहते थे कि 1907 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, नरमपंथी नहीं चाहते थे, उल्टा कर दिया। चरमपंथी नागपुर में चाहते थे और नरमपंथी सूरत में चाहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि सिंपल था, क्योंकि अगर मान लीजिए सूरत में अगर जाता तो सूरत से अध्यक्ष चुना जाता तो गुजरात से होता। अगर ये नागपुर महाराष्ट्र में जाता तो भाई साहब किसका था, गृह प्रांत में आ जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तिलक के गृह प्रांत था नागपुर, तो ऐसे करने से तिलक अध्यक्ष बन सकते थे। इसीलिए चरमपंथी चाहते थे सूरत में हो, और नरमपंथी की बात करें वो कहाँ पे चाहते थे, सॉरी, नरमपंथी चाहते थे सूरत में हो, और चरमपंथी कहाँ पे चाहते नागपुर में हो, ठीक है, ध्यान में रखना। नरमपंथी चाहते थे कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों में चला, ये भी गलत है। नरमपंथी चाहते थे भाई साहब बहिष्कार वाला जो स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चला उसको बंगाल तक ही सीमित हो, क्योंकि पूरे भारत में फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि नरमपंथी क्या चाहते थे, इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में मतलब फैला दिया जाए, पैन इंडिया पे इसको करते, क्योंकि बंगाल तक ही क्यों सीमित रहेगा, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में चाहते थे। इस बात के लेके भी दोनों में क्या होता, मतभेद हो जाता, फिर मारपीट होती है, ठीक है, और फिर अधिवेशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता, बात बन नहीं पाती, ठीक है, पहले ही दिन मारपीट हो जाती है। वैसे कांग्रेस का अधिवेशन कम से कम 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन भी चल जाती थी, लेकिन पहले ही दिन क्या होता, मारपीट हो जाता, उसके बाद ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो कोई भी सही इसमें से नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रवादी प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस युद्ध में चरमपंथी और उदारवादी दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ध्यान में पहला सही है। पहला विश्व युद्ध में उदारवादियों ने भी मतलब क्या किया था, समर्थन किया था। और जो चरमपंथी जो थे उन्होंने भी समर्थन किया था, क्योंकि उनका मानना था से भाई साहब कुछ ना
समर्थन करने का, ठीक है, हो सकता है डोमिनियन स्टेटस ही दे दे। गांधी जी भी बेचारे बहुत जोश में थे, उन्होंने भी समर्थन कर दिया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। किसी प्रकार के इन लोगों को कुछ भी, मतलब खाली हाथी मतलब रहे, कुछ मिला नहीं। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और देश को आजाद कराने के इस अवसर का उपयोग करने का निर्णय किया। बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हम चरमपंथी बोले या क्रांतिकारी बोले, ठीक है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, समझिएगा। होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। तिलक की होम रूल लीग मुख्यालय नासिक में था, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात की गलत है, क्योंकि तिलक का जो होम रूल जो था उसका मुख्यालय पूना में था। कहाँ पे था? नासिक में नहीं था, पूना में था, ठीक है। अब बैठक का जो आयोजित किया था जहाँ पे होम रूल बनाने का प्रस्ताव किया था, बेलगाम में था, ठीक है। कहाँ पे था? इन्होंने कहाँ पे निर्णय लिया था? बेलगाम में निर्णय लिया था, ठीक है, बेलगाम। तिलक की लीग की मांगों में से एक भाषाई राज्य का गठन की बात करेंगे। बिल्कुल भाषाई राज्य के गठन के बारे में तिलक मांग थी। एनी बेसेंट का लिंग का मुख्यालय की बात करेंगे, मद्रास में था, ये भी ठीक था। जॉर्ज अरुंडेल तिलक की होम रूल लीग के आयोजक सचिव थे, तो तिलक के होम रूल में नहीं थे अरुंडेल साहब, ठीक है। किसके होम रूल में थे? किसके होम रूल में थे? एनी के होम रूल में। बिल्कुल ठीक है, तो एनी एनी बेसेंट के लीग में थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। न कि मतलब क्या था, तिलक के लीग में थे, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या थे अरुणडेल साहब, क्या थे एनी बेसेंट के लीग में? सेक्रेटरी थे। सचिव थे, बिल्कुल ठीक था। इनका मुख्यालय कहाँ पे था? साउथ मद्रास। मद्रास में। किसका लीग संपूर्ण भारत में था? किसका लीग की बात करेंगे संपूर्ण एनी भारत बेसेंट में का। था? एनी एनी बेसेंट का लीग की एनी बात करेंगे बेसेंट का था। संपूर्ण भारत में था, ठीक है। बाकी पुणे में। तिलक का लीग जो था बहुत कम जगह पे था, ठीक है, महाराष्ट्र में था। वही महाराष्ट्र में बॉम्बे का इलाका नहीं आता था, ठीक है ना, बॉम्बे शहर को छोड़कर, ठीक है। तिलक का लीग जो था उसमें बॉम्बे शहर नहीं आती थी, ठीक है, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में था लेकिन बॉम्बे नहीं आती थी। तो सही पूछ रहा है ना, तो कौन सा सही है भाई? दो तीन, दो तीन आपका सही है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से कौन सा विषय आरक्षित सूची में शामिल किए गए थे, ठीक है। तो आरक्षित सूची की बात की, कौन कौन सा विषय आरक्षित में था, तो ध्यान में रखेंगे। कानून व्यवस्था था, सिंचाई था, भू राजस्व, ठीक है, एक दो तीन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए वित्त था, मतलब फाइनेंस। भू राजस्व की बात करेंगे, सिंचाई की बात करेंगे, ऐसे विषय थे जिनको आरक्षित में रखा गया था, ठीक है। कानून व्यवस्था भी आरक्षित में था। फाइनेंस की बात की, वो भी आरक्षित में था। भूमि से राजस्व जो प्राप्त होती थी वो भी आरक्षित में था। सिंचाई की बात करें वो भी आरक्षित में था। हस्तांतरित विषय की बात करें, इसमें शिक्षा था, स्वास्थ्य था, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, उद्योग थे, कृषि थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो उद्योग की बात करेंगे और कृषि की बात की, ये सब किसमें था? हस्तांतरित में थे, ठीक है। बाकी की बात करेंगे आरक्षित में थे, ठीक है। तो एक दो तीन की बात करेंगे, आपका सही है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की बात करते हैं 1919 में आती है, ठीक है। 1917 की अगस्त घोषणा ने 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का मार्ग जो था प्रशस्त किया। तो पहला वाला की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अगस्त घोषणा कब हुई थी? तो 20 अगस्त को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुई थी, ठीक है। भारत सचिव कौन थे? उसमें मॉन्टेगू थे। और वायसराय की बात करेंगे, भारत में वायसराय कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था, तो बिल्कुल दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। और इस रिपोर्टों की जांच कितने वर्षों पे करनी थी? 10 वर्षों पे करनी थी, 20 वर्षों पे करनी थी, अभी 10 प्रति साल वर्ष के करनी लिए। थी, ठीक है। तो बिल्कुल 10 वर्ष में रिपोर्ट की जांच करनी थी। तो कायदे से अगर बात किया जाए तो 1929 में रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या था, वहां पर लिबरल पार्टी की जो सरकार जो थी वो सरकार बदलने वाली थी, ठीक है। तो इसी रिपोर्ट की जांच करने के लिए 2 वर्ष पहले, ठीक है, 1927 में ही मतलब क्या होता है, साइमन आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आती है? 1928 में भारत आती है, ठीक है। और लेकिन रिपोर्ट कब देती है? 1930 पे रिपोर्ट देती है, ठीक है। साइमन कमीशन जो रिपोर्ट देती है, इसी रिपोर्ट का आधार बनाकर क्या करना था? इसी रिपोर्ट का आधार बनाकर क्या बना? गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। ध्यान रखो, गोलमेज सम्मेलन बनाया गया, इसी रिपोर्ट के आधार बन के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का जो रिस्पॉन्स निकला उस पे क्या आया? तब भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, 1935, ठीक है। तो 1919 से जुड़ा किसका आ गया? भारत शासन अधिनियम का, ठीक है। ये कहानी था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कैसे कैसे था? सबसे पहले
मॉन्टेगू सेंसोर रिपोर्ट, उसको जांच करने के लिए साइमन कमीशन के जांच करने के लिए फिर से 3 गो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फिर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो सारांश जो निकला उसके क्या बना, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, ध्यान में रखना। क्या सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसके क्या सही है। अब आते हैं आगे चलेंगे। ठीक है, गांधी जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। उनका जन्म गुजरात के बड़ौदा रियासत के पोरबंदर गांव में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखें, इनका ये बड़ौदा रियासत नहीं था। ठीक है, रियासत था कठियावाड़ी। ठीक है, ये बनिया थे, गांधी जी क्या थे, कठियावाड़ी बनिया थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कठियावाड़ के क्या थे, बनिया थे। ठीक है, इसलिए जब ये भारत जब आते थे इन्होंने कठियावाड़ की वेशभूषा पहनी थी। ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म का नाम, ठीक है, हरमेन कालिनबाख ने दिया था। ठीक है, गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे कालिनबाख। ठीक है, बिहार भारत भी आए थे। ठीक है, कालिनबाग इन्होंने ही मतलब टॉलस्टॉय आश्रम का नाम दिया था। ठीक है, और यह स्थापित की बात करें, टॉलस्टॉय आश्रम स्थापित हुआ था 1910 में। कहाँ पे, 1910 में ये टॉलस्टॉय आश्रम की बात करें स्थापित था, ध्यान में रखेंगे। अ, रूसी लेखक जो थे, क्या नाम था, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय रूस के महान लेखक। ठीक है, जस्ट लाइक समझ लीजिए रूस का ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से जिसे हमारे यहाँ कैसे, इनको कितना सम्मान है, क्या नाम है इनका यार, जन गण मन वाले, शशि थरूर का कौन सा सम्मान रविन्द्रनाथ करा, टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, शशि थरूर को कल महिलाएं सम्मान देती है। ठीक है, तो उसी तरह टॉलस्टॉय जो थे द ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर समझ लो वैसे ही इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको बोले वार एंड पीस। ठीक है, काफी पॉपुलर किताब है, पूछी जाती है। ठीक है, वार एंड पीस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो वार एंड पीस जो था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये हरमन कालिनबाग की बात करेंगे, गांधी जी के बड़े मित्र थे। अगर गांधी फिल्म अगर आपने शुरू में देखा होगा, कितने लोगों ने गांधी फिल्म देखा है, एनीबॉडी, किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, इसमें हरमन कालिनबाग का बहुत अच्छा रोल दिखाया जाता है। ठीक है, और गांधी जी के विचारों को इस व्यक्ति ने विदेशों में भी खूब प्रचार किया था। गांधी जी यहाँ पर असहयोग आंदोलन चला रहे थे या फिर सबनियाबग्य आंदोलन, तो उसमें इनका बड़ा रोल था। ठीक है, हरमन कालिनबाग। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही था, केवल दूसरा सही, पहला वाला तो गलत होगा कि गुजरात में तो हुआ था, पोरबंदर में भी हुआ था, लेकिन रियासत कौन था, काठियावाड़। क्या नाम था रियासत, ठीक है, काठियावाड़ रियासत थे। ठीक है, हाँ, उनके पिताजी की बात करेंगे तो राज्य के दीवान थे, मंत्री थे, समृद्ध परिवार से आते थे, लेकिन बाद में थोड़ा इनकी स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है, गांधी जी मार्च 1915 में भारत आए थे। ठीक है, गांधी जी मार्च में नहीं आए थे, गांधी जी जनवरी में आए थे। कब आए थे, 9 जनवरी को आए थे। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग इनको, सॉरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 9 जनवरी ही तो 9 है। जनवरी ही कौन होगा। 15 बोला है, 1915 है 9 जनवरी। इतना कॉन्फिडेंस में बोलती है ना, से मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को ही आए थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और इसी दिन को हम लोग क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय 15 जनवरी को प्रवासी कौन सा दिवस। दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आर्मी डे है। प्रवासी 9 दिवस 9 है। 3 12, 9 3 12, तीन ठीक, सॉरी, 9 3 12, 12 3 15। ठीक है, 9 को जनवरी गांधी यूथ जी डे से है। संबंधित है, हाँ, 1200 इनका जन्म है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है। विवेकानंद अब जैसे 15 को क्या मनाते हैं, तो 15 को हम लोग मनाते हैं, आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थल सेना दिवस। ठीक है, तो गांधी जी की बात करें मार्च में नहीं, जनवरी में आए थे। अनसुईया साराभाई खेरा सत्याग्रह से नहीं जुड़ी थी, किससे जुड़ी थी, अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, क्योंकि अम्बालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, विक्रम साराभाई की बुआ थी ये। ठीक है, विक्रम साराभाई जो ने इसरो को स्थापित किए थे उनकी बुआ थी। अनसुईया साराभाई ने 1920 में, ठीक है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये का सही है क्या, लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला। हम्म, यस सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का गठन किया था, बिल्कुल ये बात करेंगे सही है, बाकी ऊपर का दोनों गलत था। ठीक है, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 एडविन सैमुअल मॉन्टेगू की सिफारिश पर आधारित थी। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट ने सिफारिश किसने किया था, सिडनी रॉलेट ने किया था। किसने किया था, सिडनी रॉलेट ने। ठीक है, न कि मतलब ये क्या था, ये जो था मॉन्टेगू की बात करेंगे। ठीक है, कौन था ये, भारत सचिव था दैट टाइम। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट के, जो कि सिडनी रॉलेट क्या था, तो सिडनी रॉलेट एक ब्रिटिश न्यायाधीश था, ठीक है। और उसी के अध्यक्षता में एक रॉलेट कमेटी बनती है, इसीलिए इसको रॉलेट कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के प्रावधान भारत रक्षा अधिनियम 1915 पर आधारित था, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अब आते आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, बिल्कुल ठीक है। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर के नेतृत्व में विकार जांच समिति का गठन किया गया, ठीक है। दूसरा वाला भी सही है, ठीक है। सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवार विकार जांच समिति के एकमात्र भारतीय सदस्य थे, तो ध्यान में रखेंगे। सही है क्या? एकमात्र तो इसमें नहीं दो थे, और सदस्य भी और था, भी थे, ठीक है। पंडित जगत नारायण और एक था साहिबजादा सुल्तान। ठीक है, देखिए पंडित जगत नारायण थे, ठीक है। साहिबजादा सुल्तान अहमद साहब थे, और एक कौन थे, क्या नाम था? चिमनलाल चिमन हरिलाल लाल हरिलाल। शीतलवार, ठीक है। तो 3 सदस्य थे, ठीक है। हंटर कमेटी ने डायर पर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई की, ठीक है। किसी प्रकार का दंड नहीं दिया, केवल इसका तबादला कर दिया, ठीक है। और इसी के लिए व्हाइट वॉशिंग बिल कहा गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। मोतीलाल नेहरू अन्य लोगों ने कड़ी आलोचना की, और इसने कितने लोगों की, ठीक है, हाथों हाथ होने की जानकारी दी थी। कितने लोगों को बोला तो से इतने लोग मरे हैं, ठीक है। ये जो हंटर कमेटी जो बनी लोगों थी, को हुआ कितना? 100। और थोड़ा सा ऊपर आओ, 379 लोग, ठीक है। 379 लोगों की मरने के बारे में बताई थी। तो ये हंटर कमिटी कमीशन जो बना था, इसके अनुसार कितने लोग थे? 379, ठीक है। उसके बाद गांधी जी, क्या नाम था? गांधी जी तो उसके सदस्य थे, क्या नाम था उनका यार? महामना किनको बोलते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने कमेटी बनाई, जिसको बोलते तहकीकात कमेटी। क्या बोलते थे? तहकीकात कमेटी, ठीक है। तहकीकात कमेटी के अनुसार इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है। क्योंकि सरकारी रिपोर्ट 379 ही कहती थी, ठीक है। तो सही बोल रहा है कौन था? 1 2 क्या है? सही है, ठीक है। अब आते खेरा सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। खेरा सत्याग्रह की बात करेंगे तो इसे पहला सत्याग्रह माना जाता है, गलत है, ठीक है। पहला सत्याग्रह की बात, सॉरी, पहला सबनीय विज्ञान आंदोलन की बात करेंगे तो क्या होता है? चंपारण होगा। चंपारण में गांधी जी ने सबनीय विज्ञान आंदोलन का प्रयोग किया था, और चंपारण गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह भी था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्व संहिता के अनुसार यदि उपज सामान्य से 1/3 कम थी तो किसान छूट के हकदार थे। राजस्व संहिता के अनुसार यदि उपज सामान्य के 1/4 से कम थी तो कृषि मतलब किसान जो थे छूट के हकदार थे, मतलब 1/4। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहनलाल पांडे खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, बिल्कुल ठीक है। तो आपको कौन सा चौथा सही है? बाकी यहाँ पे 1/3 की जगह पे 1/4 होगा। और सबनीय अवज्ञा का आंदोलन गांधी जी कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? चंपारण। चंपारण में किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेरा में गांधी जी ने असहयोग का प्रयोग किया था। किसका किया था? असहयोग का प्रयोग किया था, ठीक है। और चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह, क्या बोलते थे, शबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, क्या कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए, तीसरा नंबर आपका सही है। जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 सत्यपाल को, को कैद 13 अप्रैल 1919 को ये कांड होता है, ठीक है। उससे पहले सत्यपाल जी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। सत्यपाल जी को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। कब किया गया? 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और ध्यान में रखना, उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये सेशन की बात करेंगे, ये अमृतसर का अधिवेशन की बात करेंगे। ये आपका कब होता था अमृतसर का अधिवेशन? नवंबर हाँ, दिसंबर ये में हमेशा कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन जो होता होता था है ना, ना दिसंबर में ही होता था। दिसंबर में। अरे कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी ना, उसी के आसपास उसका अधिवेशन होता था। कोशिश रहती थी 27 28 तारीख को कर लिया जाए, मतलब नया साल मनाते थे ये लोग अधिवेशन करते करते। हमेशा इनका नया साल जो होता था अधिवेशन के साथ ही इनका मन जाता था, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब साल पार हो ही जाता था। मतलब दिसंबर के लास्ट में शुरू होता था, न्यू ईयर मना लेते थे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सत्यपाल जी कैद दो होंगे, एक फिर तीन जलियांवाला हत्याकांड होगा, और फिर मतलब अमृतसर का
अधिवेशन होगा, ठीक है। अमृतसर के अधिवेशन की नेतृत्व किसने किया था अमृतसर में? इसमें पंडित मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। कौन थे? 1919 वाला में कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो 2-1-3 कहाँ का ऑप्शन? एक। बहावी आंदोलन के समय निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। बिल्कुल ठीक है। पहला वाला ऑप्शन की बात करें, बिल्कुल इसको बरेलवी भी कहते हैं, ठीक है। इस आंदोलन का केंद्र लखनऊ था, गलत हो जाएगा। इस आंदोलन का केंद्र कहाँ पे था? मुख्य रूप से पटना था, ठीक है। आंदोलन का केंद्र की बात करेंगे, पटना था, ठीक है। ध्यान में रखना है। तो केवल आपका पहला सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आईएनसी के पहले सत्र में 80 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, तो गलत है। 72 प्रतिनिधियों ने 72। पार्टिसिपेट किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अध्यक्षता भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ऐसे प्रमुख नेता थे उस समय के जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय के ऐसे तत्कालीन सबसे बड़े नेताओं में थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। पूछेगा किस प्रमुख नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और बायोमेच ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात की। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, हालांकि चुनाव जीते नहीं थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा, तो वो भी पहले बार में हार के दूसरे बार में चुनाव जीते थे, ठीक है। अगर पूछा पहला व्यक्ति कौन था, तो खुशी खुशी डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं मार देना है, ठीक है। कौन थे? अरे पहले व्यक्ति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ही थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी खुशी खुशी में नहीं मारना है, ठीक है। 1890 में कदामली गांगुली कलकत्ता में आयोजित आईएनसी सत्र की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये 1890 में कदामली गांगुली पार्टिसिपेट की थी। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। इन्होंने भाषण दिया था यहाँ पे, ठीक है, न कि मतलब इन्होंने अध्यक्ष का पद संभाला था, ठीक है। ध्यान रखिए, इन्होंने भाषण दिया था। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। ध्यान, फर्स्ट वुमेन। आरसी दत्त, आरपी दत्त ने कहा कि आईएनसी की स्थापना भारत के लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के तहत हुआ है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केवल 3 सही है। मिलान कीजिए। रक्त गुप्तार के लेखक दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इंडियन मिरर के कौन हो जाएंगे? इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाली के कौन हो जाएगा? बंगाली के जी गिरीश चंद्र घोष। ट्रिब्यूनल की बात करेंगे दयाल सिंह गिरीश। मजिठिया, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। लाहौर से प्रकाशित होती थी, ठीक है। बंगाली की बात करेंगे गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के दौरान पहली बार असहयोग का विचार प्रस्तुत किया, तो गलत है, ठीक है। क्या चीज का भी जस्ट अभी था तो पहले बोला ना, क्या होगा इसका? शबनियावज्ञा आंदोलन, ठीक है। शबनियावज्ञा आंदोलन, हाँ। ये नील बगान मालिकों के द्वारा अपनाई गई 3 कट्टिया प्रणाली के विरुद्ध था, बिल्कुल ठीक है। बगान मालिक नील किसानों को मुआवजा के रूप में केवल 50% धन देने के लिए सहमत हुए थे, ठीक है। तो तीसरा वाला भी गलत है, 50% नहीं होगा, 25% होगा, ठीक है। कितना होगा? 25%, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कौन सा सही है? गलत पूछ रहा है ना, तो 1 और 3 गलत है, ठीक है। दूसरा वाला क्या आपका सही है? राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उन्होंने 1809 में गिफ्ट ऑफ पॉलिथिस्ट की रचना की थी, ठीक है। तो ये पॉलिथिस्ट नहीं था, मोनोथिस्ट था, ठीक है, ध्यान रखिए। क्या था? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसको बोलते थे एकेश्वरवादी का पुस्तक। क्या बोलते थे? क्योंकि एकेश्वरवादी थे, तो एकेश्वरवादी का बाइबल माना जाता था, ठीक है, क्योंकि एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो पॉलिथिस्ट नहीं होगा, मोनोथिस्ट होगा। उन्होंने बहुदेववादी आदर्शों का प्रचार करने के लिए 1864 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। अभी जस्ट बोला ना, एकेश्वरवादी थे। प्रीसेप्ट ऑफ द जीसस में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया है, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या आपका सही है, ठीक है। तो इन्होंने केवल हिंदुत्व के अंतर्गत सुधार करने की कोशिश नहीं की, ये क्रिश्चियनिटी में भी थोड़ा घुस गए थे, ठीक है। तो इन्होंने मतलब 1820 में प्रीसेप्ट ऑफ द जीसस लिखा था, लेकिन देखिए आप ईसाई रिलीजन को जब पढ़ोगे तो इसमें न्यू टेस्टामेंट होता है, एक ओल्ड टेस्टामेंट होता है, ठीक है। ये न्यू टेस्टामेंट में इन्होंने नैतिक और दार्शनिक संदेश को पृथक करने का प्रयास किया था, जिनसे इनके ईसाई मित्र नाराज हो गए थे। काफी ईसाई धर्मविद की बात करेंगे तो इनसे काफी अधिक नाराज हो गए थे, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित नहीं है? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समान मांगों प्रस्तुत किया, ठीक है।
तो पहला की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, सही है। एनी बेसेंट और तिलक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण के लिए जोरदार समर्थन किया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो एनी बेसेंट और तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण की जोरदार समर्थन किया है। एनी बेसेंट और तिलक ने, अच्छा ठीक है, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस नहीं था। ठीक है, कांग्रेस में दो दल जो थे, उदारवादी और ठीक है चरमपंथी जो थे, उनके एकीकरण को लेकर काम किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये गलत होगा। इस सर्वेक्षण के रहता है कि उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, ये तो ठीक है। फिरोज शाह मेहतर गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु ने चरमपंथी और उदारवादियों के एकीकरण को आसान बना दिया। ठीक है, तो 1915 में ये लोग निपट गए रहते हैं। ठीक है, 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों निपट गए रहते हैं। ठीक है, ये तिलक के बहुत बड़े विरोधी थे। क्या थे ये? तिलक के बहुत बड़े क्या थे? विरोधी थे। तो जब यहाँ पे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस में मेल होना एक बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके रहते हुए ठीक है चरमपंथी दूर से ही भाग जाता था। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता और गोपाल की दोनों का मृत्यु 1915 के आसपास हो जाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब क्या थी, बात थी, जिसकी वजह से चरमपंथी और उदारवादी मिल गए। ठीक है, तो सब सही है, दूसरा गलत। होम रूल आंदोलन के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी थे? मतलब क्या कारण था जिसकी वजह से होम रूल आंदोलन क्या हुआ, गठन किया गया? लोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उच्च कराधान और कीमतों में वृद्धि के बोझ महसूस कर रहे थे। एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पर होम रूल आंदोलन के माध्यम से अपनी गतिविधियों के क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला किया। मार्ले मिंटो सुधारों की उदारवादी मतलब की बात करेंगे तो उदारवादी जो थे असंतुष्ट थे। तिलक जून 1914 में रिहाई होने के बाद नेतृत्व संभालने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें एहसास था कि हिंसा से भारत में राजनीतिक प्रकृति की गति बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, 1914 में तो रिहा तो हुए थे, 1908 में जो थे तिलक गिरफ्तार हुए थे, और 1914 में मतलब उनको रिहा किया जाता है। ठीक है, बाकी उन्होंने ध्यान में उन्होंने उन्होंने सभी भारतीयों से ब्रिटिश शासन का समर्थन करने का आह्वान किया था शुरुआती दौर में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, ये समर्थक ही थे। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने भी समर्थन नहीं किया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये चौथा गलत है। 1 2 3 की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे विदेशों में भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की। बिल्कुल की। कब की? तो 1905 में की। ठीक है, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाली की हत्या कर दी। और जब करजन की हत्या की मदन लाल ढींगरा ने, उसके बाद कहानी सबका इस सबका स्थिति खराब होने लगा। तो करजन वाली का संबंध किसके था? इंडिया हाउस से संबंध था। तो करजन वाली जो, सॉरी, मदन लाल ढींगरा का संबंध इंडिया हाउस से था। करजन वाली की जो हत्या जो कर दिया, और हत्या के लिए इनको सिखाने पढ़ाने वाले व्यक्ति कौन है? सावरकर थे। पहले ढींगरा साहब ठीक थे, लेकिन जब सावरकर जब वहां पे जाते हैं तो उनके संगत में आकर क्रांतिकारी तो ये भी थे, और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। मारने का प्लान सावरकर का ही था। ठीक है, और सावरकर साहब इनको यहाँ तक भी बोलते हैं, अगर तुम ढींगरा को नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया हाउस से संबंध रखते थे। फिर बाद में इंडिया हाउस को बड़ा दिक्कत होने लगा, तो बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस भाग गए। पेरिस से फिर वियना भागना पड़ा इनको। ठीक है, गदर पार्टी का गठन का मुख्य रूप से क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया, जिसमें अमेरिका और कनाडा में चले गए पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। बिल्कुल ठीक है। जो उस समय भी कनाडा वगैरह में जाने के लिए उस समय उतना सख्त नियम नहीं था, आराम से जाके काम धंधा कर सकते थे। तो पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में बसे हुए थे, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे बात करेंगे। तो क्रांतिकारी जो थे वहां पे बसे हुए थे, किसान थे, तो उन्हीं सबको मिलकर गदर आंदोलन चलाया गया। इनका मतलब यही था से एक समय भारत में एकदम सशस्त्र विद्रोह मतलब करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उन्होंने मुख्यालय अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी प्रांत पे स्थित शहरों में बनाया था। ये पूछा जाता कहाँ पे था, पूर्वी में था, पश्चिमी था, दक्षिणी में था? तो पश्चिमी प्रांत। ठीक है, हालांकि गदर पार्टी का स्थापना 1913 में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है, और इसके प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे, सोहन सिंह भकना थे, काशीराम थे। इन सब नेता का नाम आपको ध्यान में रखना है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान हुए विभिन्न जातिवाद आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए,
अरबीपुरम आंदोलन का नेतृत्व नारायण गुरु ने दलित वर्गों के ठीक अधिकारों के लिए किया, बिल्कुल। ये 1888 में हुआ था। जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व ईवी रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ किया, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका बीपी बार का नेता था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का ईवी रामास्वामी नायकर होगा, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन, जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेता जो थे उनका नाम था टीएम नायर, पी त्यागराज चेट्टी और सीएन मुदलियार, ध्यान रखेंगे। ये सब के सब नेता थे, ठीक है, न कि जस्टिस पार्टी के नेता ईवी रामास्वामी नायकर थे। ब्राह्मणों के जातिगत पूर्वाग्रह के खिलाफ पेरियार ने 1910 में कूडी अरासू पत्रिका भी प्रारंभ किया था। तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। कूडी अरासू पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो रामास्वामी नायकर ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य पत्र बन गया था, माउथ स्पीच बन गया था। तो 1 और 3 की बात करेंगे, क्या है आपका सही है, ठीक है। बात करेंगे एंग्लो अफगान युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रथम अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह शुजा को अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। सितंबर 1842 में अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और दोस्त मोहब्बत के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत अंग्रेजों ने काबुल को खाली कर दिया और उसे अफगानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी। किसे? दोस्त मोहम्मद को, न कि मतलब किसे? शाह शुजा को, ठीक है। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों और याकूब खान के बीच गंडगप की संधि होती है, ठीक है, तो बिल्कुल गंडमक की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी हो सकता है इस बार भी पूछ दे, क्योंकि एगो तो पूछेगा उस संधि कब हुई थी, पिछले बार भी एक संधि से पूछा था, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। और गंडमक की संधि 1879 में होता है, ठीक है, याद है, ध्यान में रखेंगे, 1879 में, ठीक है, गंडमक की संधि होता है, ठीक। किसकी किसके बीच में? तो अफगानिस्तान और मतलब अफगानिस्तान एम्पायर, और साथ में किसके किसके बीच में? तो ब्रिटिश एम्पायर के बीच में, ठीक है। और इस समय भारत का गवर्नर कौन होंगे? तो लीटन होंगे, कौन होंगे? लीटन होंगे, ठीक है। याकूब खान और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में संधि होता है। याकूब खान के पिता का नाम जो था शेर अली था, ठीक है। तो कौन था? दूसरा सही है, पहला गलत है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से भारत में अन्य यूरोपीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारण थे? तो अंग्रेजों की सफलता के कौन से कारण थे देखेंगे। ब्रिटिश नौसेना अन्य यूरोपीय शक्तियों की नौसेना की तुलना में बहुत उन्नत थी, बिल्कुल। अंग्रेज ईसाई धर्म के प्रचार के प्रति उत्साहित थे, गलत है, ठीक है। ये धर्म का प्रचार नहीं करते, इनका नारा ही था ओनली ट्रेड नथिंग एल्स, ठीक है, जैसे एसबीआई कहती है ना ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, वैसे ही इनका नारा था ओनली ट्रेड नथिंग एल्स, केवल व्यापार, व्यापार के साथ कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शुरू में केवल व्यापार के ऊपर काम करते थे, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते, जो कि पुर्तगीज जो थे खूब ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। तो थोड़ा धर्म कर्म के काम में लगे हुए थे, व्यापार पर उनका ध्यान कम था। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, 18वीं शताब्दी में भारत में औद्योगिक क्रांति के दौरान कई मशीनों का आविष्कार हुआ, ठीक है, ये तो ठीक है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई प्रतिद्वंदी कंपनियों का समामेलन होने के बजाय सरकार के द्वारा नियंत्रित थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं थी, ठीक है, ये क्या थी? एक प्राइवेट कंपनी थी। सरकार के द्वारा नियंत्रित कौन थी? तो फ्रेंच कंपनी की बात करेंगे तो वो सरकार के द्वारा नियंत्रित थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या थी? तो खुद ही मतलब बहुत सारे कंपनियों के मिलने से एक, क्या बोलते उसको यार, संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, ठीक है, अब प्राइवेट थी। 1 का 3 सही है, बाकी सबके सब गलत है। अब आते देखिए यहाँ पे कौन बोल रहा था, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी तक मेरे को एक भी छोटा क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1905 के बाद धर्मपंथियों के उदारवादियों पर हावी होने का कारण नहीं है, ठीक है। उदारवादियों के नेतृत्व किया गया आंदोलन असफल हो गया, बिल्कुल हो गया। ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी रणनीति से राष्ट्रवादियों का नाराज हो गया, बिल्कुल। कई उदारवादी नेताओं की मृत्यु से उदारवादी नेतृत्व में शून्यता प्रदान हो गई, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छात्रों पर अत्याचार, वंदे मातरम सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्ष 1905 के बाद गर्मपंथियों के उदारवादियों पर हावी होने का कारण नहीं है? तो यही तीसरा वाला स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। कई उदारवादी नेताओं की मृत्यु के बाद से उदारवादी नेतृत्व शून्यता प्रारंभ, क्योंकि उदारवादी नेता का मृत्यु आप देखोगे तो मुख्य रूप से 1915 के आसपास होना प्रारंभ हुआ था, 1905 में नहीं था, क्योंकि 1915 में फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाता, गोपाल कृष्ण गोखले का देहांत हो जाता, दो प्रमुख उदारवादी नेता थे, न कि 1905 में, ठीक है। बाकी सारे के सारे कारण सही है। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
बिल्कुल सही है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेगा केंद्रीयकरण की शुरुआत कब हुई तो 1870 के एक्ट में आप देखोगे तो सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। और 1833 के चार्टर अधिनियम में अपने चरम पे पहुंच गया था। आप बोल सकते हो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से 1833 तक ये सेंट्रलाइजेशन पावर यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब आगे चल के आप देखोगे तो आगे चल के जो एक्ट जो आता है जिसमें से 1861 का जो एक्ट था तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया जाता है। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। मतलब जो प्रांतीय सरकार जो थी, प्रांतों में जो सरकार जो थी वो कानून वगैरह बना सकती थी, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये तो सही है। इसने बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और मैसूर के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया। ये गलत है, ठीक है, पहला सही है। बंगाल उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तो था, ठीक है, मैसूर नहीं था। इसमें कौन था तो इसमें पंजाब शामिल था, न कि मतलब इसमें मैसूर शामिल था। क्या था, पंजाब इसमें शामिल था, ठीक है। इसने आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना भी वायसराय को अध्यादेश जारी करने का आदेश दे दिया। बिल्कुल दे दिया, ठीक है। तो बाकी सही कौन कौन हो गया तो इसको ध्यान में रखना है। तो 1 एंड 3 की बात करेंगे तो 1 एंड 3 आपका क्या है, सही है, ठीक है, केवल 2 सही है। रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर दिया। बिल्कुल, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित कर किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठाया जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। न तो वो अपील कर सकता था, न तो दलील दे सकता, न तो वकील कर सकता था। ये सही है। इस अधिनियम ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में सुनवाई या दोष सिद्धि के बिना जेल में डालने का अधिकार दे दिया। ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नहीं, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने नहीं टिकाई थी, ध्यान रखें। त्याग दी जलियांवाला थी, बाग। सॉरी सॉरी, रॉलेट एक्ट के जलियांवाला। विरोध में नहीं त्यागी थी, जलियांवाला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल। इनको मिला था कब नाइटहुड की उपाधि, 13 में कब मिला था, 1913। 15 में शायद मिला था, ठीक है। 1915 में इनको 13 है नाइटहुड की सर। उपाधि में 15 है फिर। देख लीजिएगा, ठीक है। 1913 मुझे है फिर। तो भेजिए ग्रुप में, कहाँ 15 है 13 है, ऐसे थोड़ी ना मानेंगे, ठीक है। हो सकता है हम गलत हो तो हम तो मानने के लिए तैयार हैं। अब भेजिए इसका क्या इसका सही आंसर है, ठीक है। जो भी हो 1919 में इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। 1 2 3 सही है, ठीक है। मिला था सब वो चेक कर लीजिए। उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। वे क्रांतिकारी रूप में भी जाने जाते थे, ठीक है। नहीं, देखिए उग्रवाद मैंने अभी बोला ना, उग्रवादी और क्रांतिकारी दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला गलत है। वे स्वतंत्रता हासिल करने के लिए व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों में विश्वास रखते थे, यह भी गलत है, ठीक है। अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय अपने समय के उग्रवादी नेताओं में से एक थे। ये सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर आप लोगों को लग रहा होगा क्यों गलत है, मैं बता दे रहा हूँ। उदारवादियों के विपरीत जो लोगों के अधिकार के लिए संवैधानिक साधनों को सरकार के साथ सहयोग में विश्वास करते थे, उग्रवादी, राष्ट्रवादी या गर्मपंथी नेता किसी भी राजनीतिक परिवर्तनों का अंजाम देने के लिए जनता की क्षमता में विश्वास रखते थे। गर्मपंथी नेताओं ने स्वराज हासिल करने के लिए आत्म बलिदान में विश्वास को आदर्श बनाया, न कि मतलब वीरतापूर्ण कार्यों में विश्वास करते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। सही है, हम्म? 15 ही है। मुझे पता था 15 ही है। महिलाएं कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहती है आजकल, इसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तीनों सही है। आगे चलते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। 1913 में उन्होंने गीतांजलि की रचना की थी, ठीक है, उनके लिए उनको नोबेल मिला था, ठीक है। और उनके बाद में 1915 में उनको मिला था, उन्होंने 1920 में लौटा दिया था। 1900 मतलब 1919 के आसपास, 1920 में लौटा दिया था 1 साल के बाद। और लौटाने का भी प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं कि बोल दिया यार हमको अवार्ड मिला हम लौटा दिए। उन्होंने बाजाप्ते के साथ एक लेटर लिखा था, और लेटर में जो शब्द लिखा था ना वो भी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्या उन्होंने लिखा था, ठीक है। हम जब एमसीक्यू का क्लास जब ले रहे थे तो उसमें हमने बताया भी था कि क्या लिखा था, ठीक है। 19वीं सदी के प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। वे आधुनिक उद्योगों के तीव्र विकास के पक्षधर थे, राष्ट्रवादी की बात हो रही है। भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के विचार को लोकप्रिय बनाया। क्या सही है ये, तो बिल्कुल। दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या है,
सही है। ठीक है, उन्होंने नमक कर को समाप्त करने की मांग की, बिल्कुल नमक कर को समाप्त करने की मांग की थी। ये भी सही। देखिए, नमक कर को समाप्त करने की मांग तो आप देखोगे सबनीय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे थी, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट में भी नमक कर को, ठीक है, समाप्त करने की बात चली थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो उन्होंने 1877 में, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही। अब 1875 के साथ मत कंफ्यूज। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत 1875 में हुई थी, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1877 में हुई थी। ठीक है, यही बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाने लगा। उन्होंने मुसलमानों के लिए वैज्ञानिक और पश्चिमी शिक्षा की वकालत की थी, बिल्कुल, जो कि इनसे मुसलमान, जो उस समय के जो पुनरुत्थानवादी मुसलमान जो थे, काफी नाराज हो गए थे। ठीक है, देवबंद वाले, इनके खिलाफ क्या फतवा और जजिया फतवा जारी कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि उन्होंने मुस्लिम युवाओं की राजनीति में सक्रिय भूमिका की वकालत की थी, नहीं, उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति आज्ञाकारिता का उपदेश दिया। सर, तुम अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या बनो, आज्ञाकारी बनो। ठीक है, उसका विद्रोह मत करो। ठीक है, ध्यान में रखना। मतलब ये मानते थे भारत में अगर मुसलमानों का कल्याण हो सकता तो अंग्रेजों के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, जिन्ना भी इसके समर्थक था, जिन्ना का कहना क्या था कि आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन हमको मेरे हक देकर जाओ। ठीक है, मतलब आपके जाने का और हो सकता है ये लोग हमारे साथ बेईमानी कर सकते हैं। तो ये जिन्ना के सिद्धांत, ये तो सिंपल सा प्रश्न ये भी है कि भारत विभाजन भले ही बाद में हुआ, लेकिन उसकी नींव बहुत साल पहले सर सैयद अहमद खान और मार्ले लॉर्ड मिंटो दोनों ने बो दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नो चेंजर गुट में सम्बंधित? नो चेंजर दैट मीन्स जो स्वराजी नहीं थे, स्वराजी को चेंजर कहा गया। तो सियादस थे, चेंजर थे। ठीक है, और बताइए कौन कौन होगा? राजेंद्र प्रसाद नो चेंजेस। ठीक है, मदन मोहन मालवीय चेंजर थे, लाला लाजपत राजेंद्र बाबू जो थे नो चेंजर थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? सुरक्षा बल्ब सिद्धांत, तो कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय ने कहा था ना, किसने कहा था? सेफ्टी बाजुरी लाज। लाजपत राय। ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो एक रिटायर्ड सिविल सेवक एओ हुम ने किया था। एओ हुम की बात के पेशे से क्या थे वो? वकील थे। पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान में क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, और ये कहाँ से सिविल सर्विस है? इटावा के सिविल सर्विस के अधिकारी थे। ठीक है, इटावा के। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना सावरकर साहब ने की थी, बिल्कुल, 1904 में। ठीक है, और ये कुछ दिन पर 1899 में मित्र मेला जो था वही आगे चल के अपना भारत बन जाता है। ठीक है, एक एक का नाम था विनायक दामोदर साहब, एक था गणेश सावरकर थे, जो कि इनके बड़े भाई थे। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश की हत्या का प्रयास किया, बिल्कुल, मुजफ्फरपुर तो इसकी वजह से बदनाम हो गया, दूसरी बात है, लेकिन मुख्य रूप से बंगाल में था। इसको मारने की प्लान तो बंगाल में ही थी, लेकिन वो बंगाल से भाग के मुजफ्फरपुर आ जाता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा शहर बदनाम हो गया, वहीं पे ये मारा जाता। भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियां केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित थी, गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप तक नहीं थी, ये कहाँ कहाँ पहुंच गए थे आप देखोगे तो ये कहाँ पहुंच गए थे? मैडम बीकाजी कामा पेरिस पहुंच अमेरिका। गई थी, लाला हरदयाल साहब अमेरिका में पेरिस, थे। ठीक है, जर्मनी में भी थे, बिल्कुल, और उसके बाद आप ध्यान में रखेंगे अफगानिस्तान में भी सरकार बना लिया गया था महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में। ठीक पेरिस है, में भी हो गया था। एमपी। हाँ, तो पेरिस में तो बोला ना, क्या नाम था इनका, मैडम क्या नाम था इनका? बीकाजी मैडम कामा। बीकाजी कामा और पेरिस में थी। जापान में भी जापान में तो बहुत बाद में। ठीक है, ऐसा। ठीक है, एक दो क्या है इसका सही है? देखिए, जहां पर भी लग जाए केवल, वो ऑप्शन होगा गलत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कितने परसेंट के इसमें? 95% चांस में। ठीक है, 5% में सही भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहां पे लगा केवल, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम में या फिर यूपीएससी के एग्जाम में, वो ऑप्शन होगा गलत। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सारा चलिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। क्या? ये जो सेट है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है। सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, आप कितने दिन, 2 महीना पहले जुड़ी है, शुरू से पढ़ी रहती तब ना, सर शुरू कुछ से कुछ पढ़ी करे रहती। हैं। हाँ, तो कुछ कुछ पढ़ी है तो कितना, 80-85 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना, 80-85।
सर टॉपिक पता होता है बट वो होता है ना कि बहुत ज्यादा डीप चला जाता है तो हाँ थोड़ा तो सा उसी को तो डिफिकल्ट सीखना है होता ना, उसी को तो सीखना है ना, उसी को है। यस सीखना है, सर। उसी को समझना है, ठीक है, ओके उसी सर। को समझना है, ठीक है। हालांकि सारा के सारा क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से एक एक लाइन उठा के दिया हुआ है स्पेक्ट्रम से, ठीक है। 20वीं सदी के राष्ट्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1914 के युद्ध काल में भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो ध्यान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो ये गलत है। 1914 के युद्ध काल ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय को प्रोत्साहित किया, तो ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। युद्ध प्रयासों के परिणाम स्वरूप व्हाइट मैन बर्डन की धारणा, ठीक है, को बल दिया, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रूसी क्रांति ने आम लोगों को प्रेरित किया और साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष में आत्मविश्वास बढ़ाया, तो ये सही है, ठीक है। देखिए व्हाइट मैन बर्डन क्या होता है, ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन। अब व्हाइट मैन बर्डन का मतलब व्हाइट आर्मी बर्डन नहीं है, मतलब व्हाइट मैन पे बर्डन है। बर्डन कौन है, तो हम भारतीय है। क्या है व्हाइट मैन पे बर्डन, तो हमको सिविलाइज करने का, मतलब हमको बोले क्या समझ, अनसिविलाइज्ड, असभ्य, बर्बर समझते हैं, और उसको मतलब सिविलाइज करने का काम किसका है, ब्रिटिश का है। और इसको वो लोग व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। मतलब हमारे ऊपर मतलब क्या है, श्वेत व्यक्ति के ऊपर एक कर्ज है, से मतलब हम लोग क्या करें, जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं अश्वेत लोग जो है उनको मतलब क्या करें, तो उनको मतलब क्या करेंगे, तो उनको सिविलाइज करना है, ठीक है। और अपने आप को क्या समझते थे, सुपीरियर क्लास समझते थे, ठीक है, इसको व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड, ये युद्ध के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नहीं था, बहुत पहले से ये थ्योरी थी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका कौन सा सही है, तो केवल 3 नंबर की बात करेंगे सही, मतलब 1 2 गलत है। बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जमींदारों और व्यापारियों को छोड़कर समाज के हर वर्ग ने विभाजन का विरोध किया, ठीक है। तो बिल्कुल पहला वाला कथन की बात करेंगे तो यहाँ पे हर वर्ग लगा दिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो जमींदार और व्यापारियों, ठीक है, बंगाल के हर वर्ग, जिसमें जमींदार, वकील, छात्र, गरीब, यहाँ तक कि महिला भी शामिल थी, बंगाल विभाजन का विरोध किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समर्थन किसने दिया था, तो मुस्लिम लीग ने। बंगाल मुस्लिम लीग तो उस समय बनी नहीं थी ना, लेकिन मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता जो बाद में जो थे मुसलमानों ने खास करके इनका समर्थन किया था। क्यों समर्थन किया था मुसलमानों ने, रीजन क्या था, तो ईस्ट बंगाल का क्षेत्र जो था वहां पे जमींदार जो थे हिंदू थे, और काम करने वाले लोग जो थे मुस्लिम थे। तो वहां पे हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों के ऊपर क्या किया जाता था, मतलब जमींदार थे तो भाई जमींदार तो कोई भी रिलीजन से क्या मतलब, वो तो करेंगे ही, जो उनको शोषण तो करेंगे। तो मुसलमान जो थे काफी शोषित थे ईस्ट बंगाल के क्षेत्र में। तो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल जब बट गया ना, तो ये लोग खुश थे, मतलब अच्छा ही हुआ, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो इस वजह से मुसलमानों ने समर्थन किया था बंगाल विभाजन का। बाद में मुस्लिम लीग बनी तो वो भी बंगाल विभाजन के समर्थन ही करती थी, ठीक है। अब बाद में मुसलमानों ने जब 1912 में जब बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया 11-12 में, तो मुसलमान खास करके मुस्लिम ने विरोध किया था। से क्यों मतलब किया अलग, मतलब वो अलग ठीक था, ज्वाइंट नहीं करना चाहिए था। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं ने शुरू में विभाजन विरोधी आंदोलन में सहयोग किया, ठीक है। ये वंदे मातरम आंदोलन का थीम गीत बन गया, तो बिल्कुल ये भी आपको ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा उसके उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। और ये कब की उपन्यास है, तो 1870 की उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आनंद मठ की बात करेंगे तो एक विद्रोह के बारे में चर्चा करती है आनंद मठ। कौन सी विद्रोह के बारे में चर्चा करती है आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह के बारे में क्या करती है, चर्चा करती है, ठीक है। और सन्यासी विद्रोह जब ये आनंद मठ लिखा गया था ठीक उससे 100 साल पहले होता है, ठीक है। 1770 में की बात करेंगे, उसी समय सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा है, ठीक है। इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान में 2 और 3 की बात करेंगे, इसका सही है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन बोला जाता है 1770 के आसपास ये शुरू होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ा, तो ध्यान में रखेंगे। सही। तो ये बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सही है ना। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल और सैन्य सेवाओं के सुधार के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, सिविल और सैन्य सेवा के लिए, ठीक है, सैन्य सेवा के लिए तो क्लाइव जिम्मेदार था। नवालिस होगा ना। और कर्नवालिस सिविल सर्विस का जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
लेकिन यहाँ पे क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल और सैन्य सेवाओं के लिए सुधार के लिए जिम्मेदार था। तो शुरू में तो ये सिविल सर्विस मत समझ लीजिए, ठीक है, सिविल और सैन्य सेवा, ठीक है, नॉर्मल सिविल इसको समझ के इसमें तो ये भी सही है, क्लाइव सही है, ठीक है, इसको भी सही लिया है, गलत नहीं है ये, ठीक है। सिविल सेवा जो था वो आगे चल के उसका जनक तो आपका कार्नवालिस थे, ठीक है, ये सही है। नागरिक और प्रशासन। नागरिक प्रशासन वाला समझे, नॉर्मली सिविल की बात करेंगे, ठीक है। क्लाइव के ही प्रयासों से आप देखोगे आगे चल के 77 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो कि क्लाइव का बहुत उसमें कोशिश था। और क्लाइव को क्या बोला जाता है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। नारायण। क्लाइव के बारे में कहते हैं सो स्वर्ग से उत्पन्न क्या था, सेना नायक था, ठीक है। तो ब्रिटिश एम्पायर को आप देखोगे ऐसे वो फिक्स करने में, ठीक है, उसको एक बेस देने में क्लाइव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नागरिक प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, बिल्कुल। लॉर्ड विलियम बेंटिक को ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक भारत का समर्थक माना जाता है, गलत है, ठीक है। सबसे बड़ा भारत का समर्थक रिपन था, कौन था, रिपन था। तो रिपन के बारे में कहते हैं, जब रिपन जब यहाँ से गया था तो लोग काफी मतलब नम आंखों से इनको विदा किया था, ये भारत का उद्धारक था, ठीक है। और इसके बारे में भारत का उद्धारक किसने कहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने, नाइट। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनको रिपन को भारत का उद्धारक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ध्यान में रखेंगे, क्या बोलते हैं इनको, लेडी विथ लैम्प कहते हैं, ठीक है। क्रीमिया युद्ध से संबंध रखती है, ठीक है, क्रीमियन युद्ध से, ठीक है। निम्नलिखित ठगों का दमन से कौन जुड़ा था, कर्नल स्लीमैन। हाँ, 1881 के कारखाना अधिनियम औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तय करने और श्रमिकों का ट्रेड यूनियन बनाने के लिए अनुमति देने का उद्देश्य से पारित किया गया, तो सीधा सीधा गलत है, ठीक है, क्योंकि समय था, उम्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, न कि मतलब श्रमिक वगैरह से ये था। इसमें क्या था, तो इसमें मुख्य था, ठीक है, विशेष रूप से बच्चों के लिए, ठीक है, और कार्य में स्थिति के सुधार के लिए था, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का सैलरी वगैरह का नहीं था। एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत के श्रमिक आंदोलन को संगठित करने के अग्रणी थे, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात की लोखंडे साहब के संदर्भ में सही दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, कर्जन के शासनकाल में हुई थी, 1904 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1904 ही है ना, हम्म 1904 में, ठीक है। ये 1899 में, कब था ये, नहीं 1904 4 था। से का लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एकीकृत और केंद्रीकृत किया और 1901 में जॉन मार्शल को नया महानिदेशक नियुक्त किया। जब 1904 में स्थापित हुआ था तो ये जॉन मार्शल 1901 में महानिदेशक कैसे नियुक्त हो गए हैं? उसका चेक उस कर समय लीजिएगा, महानिदेशक देखिए सुनिए, 4 से का एक मिनट सुनिए, यहाँ पे बोल रहा है पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, ये पहले हुआ होगा, ठीक है। अधिनियम जो आता पुरातत्व को लेकर था, शायद वो 1904 में आता है, एक बार चेक कर लीजिए, एक अधिनियम भी था, एक सर्वेक्षण की स्थापना भी था, ठीक है, वो चेक कर लीजिए, ये था कि ये था, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना चेक कर लिया, पुरातत्व से संबंधित अधिनियम भी लेके कर्जन आया था, हालांकि लॉर्ड कर्जन ही है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ही है ना ये, तो ये 1861 में हुआ था जब कनिंघम को वो किया गया था, उसका चेयरमैन बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पुरातत्व वो नहीं सर्वेक्षण वो दूसरा था वो हाँ, क्या था वो, हम्म सर्वे ऑफ इंडिया वही तो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही तो है भारतीय पुरातत्व विभाग। हाँ तो वो ठीक था, लेकिन ये कर्जन के समय जो था ना वो दूसरा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में हुई थी, और तो वो उसको क्या बोलते थे, 1863 हो जाएगा, 61 हो जाएगा वो 61 हो जाएगा। भारतीय, है वो, हाँ। हाँ वो 61 है, अब क्या नाम था उसका, थोड़ा सा चेंजिंग है दोनों में, इंग्लिश देखिए ना एक बारी, इंग्लिश एक बारी इंग्लिश क्या देखूं, इसका थोड़ा सा अंतर है उसमें। हाँ, वही तो है, सेम ही है, कुछ आर्कियोलॉजिकल अंतर सर्वे नहीं ऑफ इंडिया, हाँ। हाँ तो उसका आंसर वहाँ कुछ, पे उसका तो 1861 आंसर लेता है ना, क्या कैनिंग होगा, नहीं, डिपार्टमेंट था कि कैनिंग विभाग था, होना चेक कर चाहिए लीजिए। यहाँ पे, पुरातत्व कर्जन नहीं, कैनिंग कैगिंग होना नहीं चाहिए होगा, आंसर। वो ये अच्छा पुरातत्व विभाग वाला था, ये भारतीय है ना इसमें, वहाँ ये पे लॉर्ड चेंज है कर्जन थोड़ा। है, ठीक है, ये 100% सही है, ठीक है, कर्जन कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक, चेक कर लीजिए, लेकिन इसका आंसर कर्जन नहीं लेता। किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई, ठीक है। यही ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में ना एग्जाम में क्वेश्चन गलती होता है, इसलिए अपना दिमाग अपने पास में रखिएगा, क्वेश्चन जो कह रहा है ना कर्जन होगा ऑप्शन में वही मारिएगा। आज तक कभी ऑप्शन में देखे जिसका आंसर कैंगिंग लिया है, ये दिया रहता है तो किसके शासन, मतलब किस
पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता किसे कहते हैं, तब उसका अलेक्जेंडर कनिंघम उसका आंसर होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो अभी आप बोले। हाँ, इस समय जो था ना, इस समय ब्रिटिश संसद जो था, ठीक है, वहां पे क्या होता, अधिनियम पारित करते हैं, मतलब वैधानिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, एक कमीशन बना दिया जाता है, मतलब अगर आप रूल तोड़ेंगे तो आप सजा वगैरह का प्रावधान, अधिनियम भी लाया जाता पुरातत्व से संबंधित। वहां पर सीधे विभाग बना दिया गया था, उसका आंसर कनिंघम लेता है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आदिवासियों की भूमि पट्टे पे दिए जाने के कारण संथाल क्रोधित थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा संथाल विद्रोहियों के साथ बहुत नरमी से व्यवहार किया गया। क्या बात है। संथाल क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना नामक के अलग प्राशंसिक में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य भारत का एकमात्र भरा विद्रोह था। गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जहां पर भी एकमात्र लग जाए, केवल लग जाए, तो वो सब ऑप्शन गलत ही होता है। ठीक है, तो क्या सही, 1 और 3 की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, संथाल विद्रोह का नेता की बात करेंगे, सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो एंड छालो। ठीक है, नेता थे। ठीक है, संथाल की बात करेंगे, 1856 में विद्रोह हुआ था, 1857 से ठीक पहले का विद्रोह था। 1857 की क्रांति के ठीक बाद का विद्रोह था, बंगाल में नील। ठीक है, नील नील विद्रोह की बात करें, बंगाल में हुआ था। ठीक है, ठीक पहले संथाल, ठीक बाद में नील, बीच में 1857 की क्रांति। ठीक है, ये तीनों जो था ना, अपने आप में कॉन्स्टिट्यूटिव रूप में देखेंगे तो ब्रिटिश की नींव हिलाने के लिए काफी था, हालांकि कोई भी सफल नहीं हो पाता। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट माना जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा के सभी स्तरों पे शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी की सिफारिश की गलत है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये 68वीं बीपीएससी में प्लस 69वीं में पूछा था। ठीक है, क्या था, उच्च शिक्षा और प्रशासन के माध्यम में अंग्रेजी, और बात करेंगे जो निचले स्कूली स्तर पे जो शिक्षा था ना, उसमें स्थानीय भाषा पे। ठीक है, उच्च शिक्षा अंग्रेजी और स्थानीय स्तर पे भारतीय भाषाओं का। ठीक है, इसने निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की भी सिफारिश की थी। बिल्कुल, ये भी आपका सही है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब 1 या 3 की बात करेंगे, आपका क्या है, सही है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, 1917 में बना था ना। सैडलर जो था किससे संबंधित था, विद्यालय क्या बताइए। बिल्कुल ठीक है, शैक्षणिक सुधार था, विश्वविद्यालय था 1917 में। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए सैडलर कमेटी बनी थी। ठीक है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राधाकांत देव की बात करेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम महासभा की बात कर, क्या था ये धर्म सभा के थे ना, ये राधाकांत देव। हाँ, ठीक है, किसके थे, धर्म सभा से जुड़े हुए थे। ठीक है, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो सही ले रहा है, और इसका आंसर क्या है, 142 का आंसर दिया बी, मतलब 1 और 3 सही है। ठीक है, ये ठीक है, ये हालांकि इससे भी जुड़े थे, धर्म सभा से भी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, ये ठीक है। गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी की बात करें, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, तो ये गलत लिया, मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे ये। ठीक है, अब मद्रास महाजन सभा के संस्थापक की बात करेंगे तो बी रघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चंडलू थे। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और नेटिव मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। ठीक है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी साथ में कौन थे, आनंद मोहन बोस। 1876 में स्थापना किया था किसका, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन के। ठीक है, 1-3 सही है, बाकी ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जन गण मन पहली बार गाया गया, तो क्या बताएंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय, सॉरी 1911 में कलकत्ता सेशन में। ठीक है, किसने कांग्रेस में प्रार्थना याचिका और प्रतिरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो हमारे तिलक जी। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार की पद्धति पहली बार कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया स्वदेशी और बहिष्कार की पद्धति, क्या बताएंगे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ध्यान रखें कौन हो जाएंगे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1892 से ठीक है 1895 तक। ठीक है,
कहाँ से? तो फिन्सबरी से चुनाव जीते थे, ठीक है, फिन्सबरी से ये चुनाव जीते थे, ठीक है। किस पार्टी के थे? लिबरल पार्टी के टिकट पे, ध्यान में रखना है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूर रूप क्या है? तो ध्यान में, हिंसा का सबसे क्रूर रूप था, ठीक है, गरीबी का बने रहना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे? तो गोखले साहब की बात करेंगे तो गांधी जी की क्या थे? राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप क्या था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो ये रामोसी सत्याग्रह के समय भी चलाया गया था। ये निम्न वर्ग के लोगों की मुक्ति के लिए संतों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, ठीक है, नाई धोबी बंद। विवेकानंद किस वर्ष विश्व धर्म संसद में पार्टिसिपेट किया? तो विवेकानंद साहब ने 1893 में, ठीक है। कब क्या? 93 था कि 91 था? 93 में, ठीक है। कब थे? 93 में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, ठीक है। इसी के साथ ही, ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेट ग्रुप में डाला हुआ, सेट सेव कर लीजिए, इनको करना है, क्योंकि सेट कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सेट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके जगह पे कोई दूसरा सेट आता है तो इसको जिनको सेव करना है आप लोग सेव कर